हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिवीजन मोड में स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे पहले रिवीजन में हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो बेसिकली आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। और दूसरी बात, जो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं उन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के क्वेश्चंस, प्रूव करने के क्वेश्चंस आते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ आपको सभी को पता होगा। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर हम किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं तो उसमें चीजें क्या संभव हो सकती हैं। जैसे एलसीएम क्या होता है, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। अगर इसको हम बोलते हैं हिंदी में तो लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 15। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के तौर पे हम क्या निकालेंगे इसमें। हमको पता है सबसे जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि वो संख्या से वो चीज कट जानी चाहिए। जैसे हम 2 से काटेंगे तो आपको पता है कि 12 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब तक कोई भी संख्या कट रही है तब तक हम काटेंगे और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2, 2 6 12 और यहाँ 15, 15 तो नहीं कटेगा। फिर 2 से अभी 6 कट जाएगा तो 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तीनों पक्षी 15 एंड लास्ट वन इज 5। हमारे पास जब 1 1 आ जाएगा तब हम छोड़ देंगे। इसका मतलब है इसका एलसीएम जो निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये सभी को पता है, बेसिकली बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लेके इसको सीधा यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है। फिर अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ, है ना। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त। ठीक है। अब इस महत्तम समापवर्त में हम अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि उसके गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहला, जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड, इसमें एक साथ नंबर को नहीं लिया जाता, अलग अलग लिया जाता है। 2 2 6 या 12, 2 3 या 6 एंड 3 पे ये एंड हो गया। ऐसे ही अगर 15 का हम लेंगे तो 3 5 और 5 1, है ना। तो इसका मतलब है इस 12 के लिए अगर हम बात करें तो 12 के लिए फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 के लिए फैक्टर क्या निकले हैं, 15 के लिए निकले हैं 3 इंटू 5, है ना। 3 इंटू 5। अब अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास दोनों में 3 क्या है, अवेलेबल है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारा जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ कितना आया, 3 आ गया। एचसीएफ कितना आया, 3 आ गया। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि यहाँ पे हम कैसे एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि जिसको बोलेंगे, भाग विधि। इस भाग विधि से कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो जो दिए गए नंबर, जैसे हमारे पास 12 है और 15 है, तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उस छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग दे देते हैं, है। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग दे देते हैं। तो आपको पता है यहाँ 12 टाइम्स जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आया 3, यानी शेष 3 आया। 3 से हम जिससे भाग दिए थे 12 को फिर से भाग देंगे, तो 3 4 जा 12। यहाँ देखिए कंप्लीट, जब तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट कट नहीं जाएगा। और लास्ट टाइम जिस नंबर से ये कटेगा वही उसका एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ जो है हमारा कितना निकल के आया, 3। एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 3।
है ना? तो हमें लगता है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे, बहुत बेसिक तरीका है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको मैं ज़्यादा डीप रिवीजन में नहीं लेके जा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अपरिमेय संख्याओं के सिद्ध करने के प्रोसेस को हम लोग सीखते हैं। m मान लेंगे, p बराबर 3m मान लिया, तभी तो ये 3 से कट रहा था। अब इसको पुट कर दो वहाँ पे, तो 3m का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। यहाँ से 3m 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो गया, यानी 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही बात आई, क्या आई कि जो 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर है, वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसके साथ साथ 3m स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 3m स्क्वायर किसके बराबर है? q स्क्वायर के। तो q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यस और नो? यस। इसका मतलब है q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। जब q भी 3 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब सीधे तौर पे यही है कि हमारा q जो है वो 3 का मल्टीपल रहा होगा। इसका मतलब है अब आप देखने को पा रहे हो कि p जो हमारा p है, p वो भी 3 का मल्टीपल निकला है और q भी हमारा 3 का मल्टीपल निकला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है कि p और q दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं। ये एक नया शब्द है, अभी इसको डिस्कस करेंगे क्या है। p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो जब p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अंडर रूट 3 जो कि p बटे q के बराबर था, ये परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय के लिए p और q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, परिमेय संख्याएं नहीं। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो सहअभाज्य संख्याएं हैं वो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ऐसे नंबर का सेट, सेट या यूं कह लीजिए ग्रुप, पेयर, जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो आपस में जिनके गुणनखंड निकाले तो आपस में उनका कोई भी गुणनखंड मैच ना करे। जैसे अगर हम एक 12 ले लें और दूसरा 121 ले लें, तो आपको पता है 12 के गुणनखंड जब करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, जबकि 121 के गुणनखंड आप करोगे तो 11 गुणे 11 आएगा। अगर अकेले की बात करें तो ना तो ये अभाज्य है और ना ही अकेले की बात करेंगे तो ये अभाज्य है, लेकिन इसका कोई भी गुणनखंड इसके कोई भी गुणनखंड से मैच नहीं करता है, कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करता है। तो जब भी कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करता है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इन सहभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये पूरा एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप सिद्ध करिए, बोर्ड के पेपर में आता है कि सिद्ध करिए अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के प्रोसीजर को बिल्कुल ऐसे ही कई बार अंडर रूट 5 का आ जाता है, कई बार अंडर रूट 2 का आ जाता है, कई बार अंडर रूट 7 का आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से बिल्कुल डील कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरह के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 प्लस अंडर रूट 3, आपको पता है ये भी एक अपरिमेय संख्या है और अगर इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको पहले रेशनल मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 परिमेय है यानी इरेशनल नंबर है यार। अब यहाँ p बटे क्यू नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा अगर p बटे क्यू मान के चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा।
तो जब किसी क्वेश्चन में जो संभावना होती है कि हम उसको एक सिंगल आर से मान सकते हैं, तो वहां पे आप उसको आर से ही मानेंगे, ठीक है। केवल अगर कोई सिंगल अंडर रूट में नंबर दिया है तब उसको पी बटे क्यू के रूप में लेके चलेंगे, अदरवाइज आप सीधा आर के रूप में आप उसको मान सकते हैं कि परिमेय संख्या है, तो दिस मीन्स रेशनल नंबर है, तो ये परिमेय है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम परिमेय मानेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि अंडर रूट 3 को अगर इधर छोड़े तो r माइनस 2 ये इधर ऐसे बन जाएगा। अब आपको पता है कि r एक परिमेय संख्या है, माने माना ही है, और जो 2 है आपको पता है सिंगल 2, ये 2/1 लिख सकते हो, ये p बटे q है, और p बटे q के रूप में अगर हम इसको देखेंगे तो p भी एक इंटीजर, q भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो परिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। जबकि अंडर रूट 3 हम अभी लास्ट टर्म पे ही या तुरंत पहले डिस्कस किए हुए हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। सिंगल अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है तो वो अपरिमेय होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो? इसका मतलब है कि जो हमारा मानना था वो गलत था, यानी आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। हमारा मानना जो था वो क्या था? हमारा मानना गलत था, गलत था। इसलिए हम कहेंगे अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब तीसरे तरह के क्वेश्चंस की अगर हम डिस्कस करें तो तीसरे तरह का क्वेश्चन जैसे कुछ इस तरह का आ जाए कि आप अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को डिस्कस करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम सबसे पहले क्या मानेंगे? आर मानेंगे। और आर मानने के साथ साथ अब देखिए इसमें कोई भी रेशनल पार्ट नहीं है, कोई भी इसमें परिमेय भाग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस मीन्स यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ 8 प्लस 3 11 हो गया, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया, और अंडर रूट 6 हो गया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 11, तो यानी अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 11 डिवाइड बाई 4। अब आपको पता है r एक परिमेय संख्या थी तो उसका स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा। उस परिमेय संख्या में से अगर 11 को हम घटाएंगे तो 11 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो भी परिमेय आएगा, और परिमेय से परिमेय को भाग देंगे तो भी परिमेय ही आएगा। तो यानी आरएचएस में जो हमारा मिलेगा वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। और एलएचएस में आपको पता है अंडर रूट 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय है संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा मानना गलत था, और ये जो दी गई संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो हमारी दी गई अपरिमेय संख्या होती है उनका उनको सिद्ध कैसे करते हैं अपरिमेय संख्याओं को, ये हमारे पास एक तरह का एक शॉर्ट नोट्स, एक तरह का तरीका हमें पता चल गया। आगे कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसमें एक फॉर्मूला आता है अगर किन्हीं दो नंबर्स के लिए, जैसे मान लेते हैं एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, जिनका एलसीएम जो है हमने निकाला और एचसीएफ निकाला, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं में एक संबंध निकल के आता है। वो संबंध क्या होता है कि दोनों संख्याएं यानी ए गुणे बी का प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फॉर्मूले पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में,
तो इनको भी हमें ध्यान में रख के लेके चलना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको सिद्ध करके भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले छोटा सा ही नंबर लेते हैं। पहला नंबर मान लेते हैं 10 और दूसरा नंबर मान लेते हैं 12। तो आपको पता है 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा, तो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, 2 5 3 3 5 1 5 1 1। तो एलसीएम इनका निकल के आया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो एलसीएम जो है इनका, एलसीएम जो है वो 60 निकल गया। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ 10 के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 गुणे 5, और 12 के लिए बात करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसी जो एचसीएफ हमारा जो निकल के आया वो एचसीएफ हमारा इसका 2 है। अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एलसीएम गुणे एचसीएफ ये आया 120, और संख्याओं का प्रोडक्ट यानी 10 गुणे 12, तो भी ये दोनों 120 ही आया। आपको देखने को मिल रहा है दोनों संख्याएं बराबर आ रही है, इसलिए ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।